बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा था फिफ्थ ब्रांच पे। और जो सिक्स्थ ब्रांच है हमारे पास है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी अगेन एक ग्रीक वर्ड है और ये जो ग्रीक वर्ड है इसमें दो वर्ड्स हैं अगेन, टैक्सिस और नोमोस। ठीक है, टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है नेम। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस डेफिनेशन में मतलब इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने किस ब्रांच में रखना है, किस ग्रुप में रखना है। आया प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एल्गी हैं, वो ऑर्गेनिज्म है क्या। और दूसरा ये कि उन ऑर्गेनिजम्स के नेम देने हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपको बहुत सारी कलर पेंसिल्स दे दूँ और आपको बोलूँ कि भाई आप इनको क्लासीफाई कर दो ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, तो आप रेड कलर पेंसिल्स जितनी होंगी उनको एक तरफ कर देंगे, जितनी ब्लू होंगी उनको एक तरफ कर देंगे, जितनी ग्रीन होंगी उनको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, मैं बोलूँ इन्हीं को आप जब वो क्लासीफाई कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। बहुत सारी पेंसिल्स शॉप होंगी तो वो उनका साइज़ कम होगा, तो आप इन बेसिस पे भी कर सकते हैं। मैं कहूँ आप इनको कंपनी के बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई कर दें। बहुत सारी पेंसिल की कंपनीज़ होती है ना, डक्स होती है और माई पेंसिल कंपनी है आई गेस। तो आप इन बेसिस पे जो है वो इसको क्लासीफाई कर दें। तो क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेसिस पे होती है। तो हम भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जब साइंटिस्ट को मिलता है ना, तो साइंटिस्ट उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ। जैसे अभी कोविड-19 आया था 2020 में, तो एक नया वायरस आया था। तो जब उसने इन्फेक्ट किया लोगों को, तो उसको वायरस क्यों कहा, क्योंकि उसके बारे में साइंटिस्ट ने पढ़ा, मतलब उसको ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो है चीज़ है जो ऑब्जर्व हुई है, एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा इसके अंदर क्या है भाई, ये इसके अंदर जो है वो हमें जो जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे ए सेल्यूलर है या उसके अंदर वायरल डीएनए है या आरएनए मौजूद है, तो ये वायरस की फैमिली में आता है। तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब डिस्कवर होता है तो उसकी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखी जाती है। उसकी बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, कोई ना कोई ग्रुप असाइन कर देते हैं। हमने ग्रुप्स बनाई हुई हैं, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का सिस्टम। एक किंगडम एनिमेलिया है, एक किंगडम प्लांटे है, एक किंगडम फंजाई है। इस तरीके से हमने 5 क्लासेस बनाई हुई है। किंगडम प्रोकैरियोटा है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म मिला उसको हमने डालना किस क्लास के अंदर है, किस किंगडम में डालना है या किस फाइलम में डालना है, किस ग्रुप में डालना है बेसिकली। तो उसके रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ेंगे। फिर नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग किस तरह से करेंगे, नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है होमो सेपियंस, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। इसको लिखने का मेरे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि मैंने इसको लिखा है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया है, एच कैपिटल किया है, एस स्मॉल किया है। ये जो पैटर्न है ना, ये हमें बताया गया है जिन्होंने ये डिस्कवर किया है क्लासिफिकेशन का सिस्टम, कैरलस लाइनियस ने, उन्होंने हमें ये पूरा सिस्टम बताया है। तो इन तमाम तर रूल्स के बारे में पढ़ना क्या है, टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग्स के बारे में और उनको क्लासिफाई करने के बारे में जितने रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान सी है। जेनेटिक्स जीन्स जो वर्ड है ना, जेनेसिस जो वर्ड है, सॉरी जेनेसिस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ओरिजिन या क्रिएशन या लीनिएज या डिसेंट। आपकी किताब में वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या मतलब हुआ कि आपका जो ओरिजिन है ना, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो क्रिएट कहाँ से हुआ, या लीनिएज उसका पैटर्न क्या चल रहा है, उसके एंसेस्टर्स का पैटर्न क्या है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन सिंपल क्या होती है कि आपके पास स्टडी करते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए हों। मतलब ये कि आपके अंदर जो आपकी कैरेक्टर्स है ना, मतलब आपकी आँखें जिस कलर की हैं, आपकी आँखों की शेप क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी आवाज़ कैसी है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल मदर की तरह होती है, वो दिखने में बिल्कुल फ़ादर की तरह होता है, या उसके बाल बिल्कुल अम्मी की तरह है, या उसके जो बालों का कलर है वो फ़ादर की तरह है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आया मदर से आए हों या फिर फ़ादर से आए हों। जैसे कुछ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि कलर ऑफ आइज़, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, कर्ली है या स्ट्रेट है, स्किन कलर, हाइट, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स में से आते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स में से एक की जीन जो है वो ब्लैक कलर की है और एक की ब्राउन कलर की है, मदर की एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी ब्राउन कलर की आँखें और फादर की ब्लैक कलर की आँखें, तो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है, जो बेबी है, जो बच्चा है, उसकी आँख जो है वो ब्राउन कलर की हो जाए या ब्लैक कलर की हो जाए। जो भी मदर या फादर में से जीन जिसका
जिसका डोमिनेंट हो जाएगा उसका जीन क्या होगा, बच्चे के अंदर अपेयर हो जाएगा। तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। फिर है मेरे पास डेफिनेशन डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्यों कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को? डेवलपमेंट का मतलब तो आपको पता है ना, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। होता क्या है कि एम्ब्रियो क्या चीज़ है, आपके पास मेल और फीमेल सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो एक जाइगोट बनता है। और वो जो जाइगोट होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक न्यू एडल्ट, एक न्यू बेबी बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो जाइगोट है वो पहले चेंज किस में होता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है, और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप करता है। मतलब ये जाइगोट एक सेल होता है और फिर वो ट्रिलियंस ऑफ सेल वाला एक ह्यूमन बना लेता है, या एक इंडिविजुअल कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट बना लेता है। तो वो जो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप करता है, कितना टाइम उसको डेवलपमेंट में लगता है, उसके अंदर डेवलपमेंट के दरमियान क्या क्या चेंजेस आई हैं, सॉरी डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस आई हैं, इन तमाम तर चेंजेस को हम किस में स्टडी करते हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मेल सेल जो होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल, गैमेट्स या सेक्स सेल, ये चारों एक ही चीज़ के नाम है। ये सारे एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं ना, जैसे एप्पल और सेब अलग अलग ज़बान में, तो वैसे ही जर्म सेल बोल लो, रिप्रोडक्टिव सेल बोल लो, गैमेट्स बोल लो या सेक्स सेल बोल लो, बात एक ही चीज़ की हो रही है। स्पर्म इज़ द जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट या सेक्स सेल ऑफ मेल पेरेंट, और एग या ओवम, एग भी कहते हैं और ओवम भी कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सॉरी रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं, प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर एक इंडिविजुअल बनता है। जाइगोट से लेके एक न्यू इंडिविजुअल बनने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो हम किस में स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से आपको समझ में आ रहा है इन्वायरमेंट की बात होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ या एनिमल्स की बात करूँ, एयर, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो है तो नॉन लिविंग, लेकिन उनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर में रहते हैं, मछलियाँ किस टेम्परेचर में रहती हैं, हमें कौन सा एनवायरनमेंट पसंद है, हमें कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है, इसके बारे में हम जो है वो जो एनवायरनमेंट है, वो फैक्टर्स हैं, वो कैसे हमारे ऊपर असर कर रहे हैं और हम कैसे उन फैक्टर्स के ऊपर असर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे आपके पास मैंगो ट्री जो होता है वो टेम्परेट रीजन में होता है, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिंध पंजाब में होता है आपके पास मैंगो का ट्री। एप्पल ट्री आपके पास सिंध पंजाब में जो है वो मतलब आपको नहीं मिलता, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया जहाँ टेम्परेचर कम होता है उस तरफ आपको एप्पल्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मनी प्लांट होता है, वो आपके पास कम सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, और उसको कम सनलाइट चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे आप तो वो जल जाएगा। और इसी के बरक्स आपका एलोवेरा प्लांट, उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए, उसको कम सनलाइट में उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, पिंकिश कलर के हो जाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, नॉन लिविंग फैक्टर है, उसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में या इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी से रिलेटेड ब्रांच है सोशियोलॉजी, इस वजह से सोशियोलॉजी पहले पढ़ रहे हैं, वरना ये 12th नंबर पर आपकी किताब में मौजूद है। सोशियोलॉजी में हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके नॉन लिविंग सिस्टम के साथ रिलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में कैसा रिलेशन है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, हम दरख्तों को काट देते हैं क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, दरख्त जो हैं, जितने ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो उनके ऊपर हमारा क्या इफ़ेक्ट है। इसके अलावा अगर एक फॉरेस्ट है और वहाँ पर लायंस मौजूद हैं, तो वो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर उस फॉरेस्ट में लायंस नहीं मौजूद है तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर मीठे पानी की जगह है, मतलब कोई दरिया है, कोई तालाब है, और वहाँ मैं शार्क
जो है वो फ़िश को सोचूँ कि वो यहाँ पर रहे, तो क्या वो रह सकती है? वो वहाँ पर बाकी जो मछलियाँ मौजूद हैं उनको अफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो उनका आपस में क्या रिलेशन है? बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं, शेर हिरन को खा लेता है। तो ये जो रिलेशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज़्म का लिविंग ऑर्गेनिज़्म के साथ, उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो हम किस में डिस्कस करते हैं? वो सोशियो-बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारी लास्ट के 5 ब्रांचेज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।